हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीएम। देखिए, मैंने एक सीरीज शुरू कर रखा है जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और ये जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए है जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो समझ में आ जाए। और अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको जानना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि हमारे राइट्स क्या होते हैं, अधिकार का मतलब क्या होता है, अधिकार के कितने प्रकार होते हैं, जो भी नेचुरल राइट्स हो गया, मोरल राइट्स हो गया, लीगल राइट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गया। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस सीरीज में कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स क्या है। फिर से मैं आपको बता देता हूं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप देखेंगे तो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट मतलब लेसन में डिवाइड है। जैसे कोई किताब होता है ना, तो उसमें लेसन होता है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। उसी तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। और पार्ट जो 3 है वो क्या है, वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार भी से बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि फंडामेंटल राइट्स हमने लिया कहां से है, तो ये लिया हमने अमेरिका से। देखिए, अमेरिका से हमने बहुत सारा लिया है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। ये सब हमने कहां से लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फंडामेंटल राइट्स हमने वहीं से लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और देखिए, आर्टिकल की अगर बात करें कि कितने आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो देखिए आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात किया गया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हिंदी में बोले तो मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। फिर से मैं बता देता हूं कि मौलिक अधिकार का डिफिनीशन क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर मैं देखूं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो समझ लो इसके बिना तुम्हारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है इसी में इंक्लूडेड है आर्टिकल 21 में। तो मतलब अगर मैं सबको मिला के एक डिफिनीशन बनाऊं तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है ताकि आप अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी पाए। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर कंसिडर्ड to be essential for an individual to attain his fullest physical, intellectual and spiritual stature। फंडामेंटल राइट्स बहुत इसेंशियल है ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाए, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो। इसके बिना आपका जीवन क्या है, असंभव है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपको जेल में कैद कर लिया जाए, आपका प्रॉपर्टी छीन लिया जाए, आपको कोई मार दे या गवर्नमेंट आपको बिना बताए डिटेन कर ले, तो ये जितनी सारी हरकत है इससे आपको कौन बचाएगा, यही आपको फंडामेंटल राइट्स बचाता है। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आईसी का मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है कि स्टेट का डिफिनीशन क्या होने वाला है, मतलब कौन कौन ऐसे बॉडी हैं, कौन कौन ऐसे ऑर्गन हैं जो स्टेट कहलाएंगे। सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए आर्टिकल 16 है, वो क्या बोलता है कि किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी तरीके का जो भेदभाव है वो स्टेट आपके साथ नहीं कर सकती। तो आप यहाँ पे जानोगे कि स्टेट का मतलब क्या है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट का हो, लोकल अथॉरिटीज हो गए या अदर अथॉरिटीज हो गए जो विद इन इंडिया है, जो भी अथॉरिटीज है अंडर कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो सब क्या कहलाते हैं, स्टेट कहलाते हैं। तो आगे से अगर आर्टिकल 16 अगर आप पढ़ोगे, ये स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अस ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये है वो सारे बॉडी जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो क्या है, स्टेट है। तो अगर सिंपल सा बात बताऊं, अगर आपके गांव का मुखिया है वो भी क्या है, स्टेट है। अगर आपके यहाँ का डीएम है वो भी स्टेट है। अगर आपके यहाँ का कोई नेताजी है वो भी क्या है, वो भी एक स्टेट ही है। अगर आपके यहाँ कोई गवर्नमेंट का मान लीजिए कंपनी है वो भी क्या है, वो भी स्टेट है आपके लिए। स्टेट का मतलब सारे गवर्नमेंट्स, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट्स हो, चाहे स्टेट का गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, उनसे रिलेटेड जितनी सारी बॉडीज हैं वो क्या है, वो लोग हैं स्टेट। अब बात करते हैं कि ये जो डिफिनीशन दिया गया है वो क्या खाली पार्ट 3 के लिए ही दिया गया है, जो पार्ट 4 है वो भी क्या है, उसके लिए भी ये स्टेट का डिफिनीशन लागू होगा। तो देखिए, ओरिजिनली क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट, लेकिन हमने और भी पार्ट जोड़ दिए, हमने और भी चैप्टर ऐड कर दिया और आज के दिन में 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के दिन में आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने पार्ट्स हैं, तो वो है 25। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है
इस पे हालांकि हम लोग सेपरेट बात करेंगे। तो इसमें भी जहां जहां भी स्टेट वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब क्या होगा, वो सारे बॉडी कंस्टिट्यूट करेंगे उस स्टेट का मतलब। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी है वो सारे क्या है, वो स्टेट कहलाने वाले हैं। पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए आर्टिकल 12 अप्लीकेबल है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप टिक मार देना कि पार्ट 12 में जो भी लिखा गया है वो पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए अप्लीकेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि क्या जुडिशियरी जो है वो आर्टिकल 12 में इंक्लूड होगी, जो स्टेट का डिफिनीशन है उसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो पाओगे कि आर्टिकल 145 और आर्टिकल 146, 145 और 146, ये जो आर्टिकल्स है ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अपने रूल्स बना सके, किसके लिए, अपने स्टाफ के लिए, यानी कि वहां पे जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके लिए रूल्स बनाने का अधिकार इनके पास है। और उसके बाद आर्टिकल 146 है, वो क्या बोलता है कि जो भी उनका बजट है, यानी जो भी वो लोग सैलरीज लेते हैं वो कहां से आता है, वो आता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी से, जो कि हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप भारत सरकार का रिसोर्स खा रहे हो, आपको नियम बनाने का अधिकार भी है, और सुप्रीम कोर्ट का नियम जानते ही हो आप। तो क्या ये लोग भी स्टेट हैं अंडर आर्टिकल 12? सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन प्रेम गर्ग वर्सेस एक्सरसाइज कमीशन केस में कि व्हेन रूल मेकिंग पावर ऑफ जुडिशियरी इज कंसर्न इट इज अ स्टेट। और इसमें एमिनेंट जो जूरिस्ट थे जैसे कि HM सिरोवई हो गए, BN शुक्ला हो गए, इन्होंने ही बताया था कि ये जो आर्टिकल 145, 146 है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट है इंडिया के, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उनको स्टेट बोल सकते हैं आर्टिकल 12 के अनुसार जो भी डिफिनीशन दिया गया है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में बताया कि ये जो जुडिशियरी है वो क्या है, वो अंडर आर्टिकल 12 के जो स्टेट का डिफिनीशन है उसमें नहीं आती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भैया आर्टिकल 12 जो है उसमें जो स्टेट का डिफिनीशन लिखा गया है उसमें क्या जुडिशियरी को इंक्लूड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, चाहे हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो आंसर है नहीं। बात को घुमा के पूछने की आदत है यूपीएससी की, तो ऐसे नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा के पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 145 के तहत रूल मेकिंग पावर रखता है, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 146 के तहत जो भी उसका बजट बनता है वो कहाँ पे चार्ज होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का रिसोर्स लेता है। उसके बाद हो सकता है एक और ऐड कर दे कंप्लीट जस्टिस का पावर, और उसके बाद पूछे कि क्या इसे स्टेट बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इन सब डिफिनीशन और इन सब आर्टिकल के चलते बोल देना हाँ, आंसर होगा नहीं। जुडिशियरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 का पार्ट ये नहीं है। अब मैं जब भी आर्टिकल 12 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आर्टिकल 12 बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि स्टेट का डिफिनीशन बोल रहा हूँ, उस स्टेट के डिफिनीशन में जुडिशियरी इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं, वहां पे मैं क्लैरिफाई करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो होने वाला है आर्टिकल 13 पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 ही है जो आपको क्या करती है, पार्लियामेंट के लॉ से सुरक्षित रखती है। इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 13 जो है, पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाए जो आपका फंडामेंटल राइट्स ले ले, उससे आपको सुरक्षा दिलाती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू का पावर देती है सुप्रीम कोर्ट को। ये जो बात है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सब अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त से शेयर करो जो पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके साथ भी शेयर कर देना ताकि वो अवेयर होंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।